गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट, फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। देखो बेटे यहाँ पर जो हमारे स्टडी पॉइंट्स रहेंगे, एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एग्रियन रिफॉर्म्स क्या हैं, कैसे कैसे हमने एग्रीकल्चर के अंदर सुधार किए हैं, और लास्ट वन अचीवमेंट ऑफ एग्रियन रिफॉर्म्स टर्म्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति का प्रभाव कैसे रहा, कैसे उसने किन किन क्षेत्रों को अफेक्ट किया है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर का अर्थ यहाँ पर क्या है कि कृषि का हमारे इकोनॉमी के अंदर क्या महत्व है। फर्स्ट वन, एग्रीकल्चर इज ऑफ क्रिटिकल सिग्निफिकेंस इन इंडियन इकोनॉमी। देखो बेटे हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर कृषि का बहुत अधिक महत्व है। दिस फैक्ट इज हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। कृषि के महत्व को हम लोग विभिन्न बिंदुओं के द्वारा दर्शा सकते हैं। फर्स्ट वन, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी क्या होता है स्टूडेंट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP means sum total value of goods and services produced in a domestic tertiary of a country is called GDP। यानी कि एक देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं सेवाएं बनाई जाती हैं उनके बाजार मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? GDP कहते हैं। अब देखो बेटे, एग्रीकल्चर मेक्स ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू GDP इन इंडिया। During the period of planning, contribution of agriculture sector GDP has been ranging between 51 to 17.4% for different years। देखो बेटे योजनाओं की अवधि में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी के लिए परसेंटेज है बेसिकली वो 51 से कितना है 17.4 ईयर्स रहा है डिफरेंट ईयर्स के लिए। इट हैज टेंडेड टू डिक्लाइन ओवर टाइम। समय के अनुसार जो बेसिकली हमारा जीडीपी का जो परसेंटेज है वो काफी कम होता जा रहा है। अब फ्रॉम एज हाई 1950-51 में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का 51% था, जबकि अगर हम बात करते हैं 2018-19 में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन घटकर 14.4% हो गया है। However, the decline does not indicate the decline in importance of agriculture in the economy। देखो बेटे जो हमारा जीडीपी का जो परसेंटेज डिक्लाइन हुआ है इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी के लिए जीडीपी की इंपॉर्टेंस कम हो गई है। इट ऑफन अकर्स ओइंग टू द रिलेटिवली फास्टर ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये किसके कारण हुआ है कि हमारे देश के अंदर बेसिकली सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस पहले से बढ़ गई है, इसलिए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन पहले से कम हो गया है। नेक्स्ट वन, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड्स क्या होता है बेटे? मजदूरी वस्तु यानी कि एसेंशियल गुड्स। वेज गुड्स आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज व्हीट, राइस, पल्सेस, मेज, बाजरा, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। अब देखो बेटे वेज गुड्स क्या है? हमारे जीवन के लिए आवश्यक अनाज हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, दालें, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर प्रोवाइड वेज गुड्स टू अबाउट 121 करोड़ ऑफ पीपल इन इंडिया। एग्रीकल्चर सेक्टर 121 करोड़ लोगों को मजदूरी वस्तुएं 121 करोड़ लोगों को आवश्यक वस्तुएं प्रोवाइड कर। थर्ड वन, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो बेटे अगर हम बात करते हैं हमारी कृषि की तो कृषि बेटे रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। ओवर 50% ऑफ पीपल, वर्किंग पीपल इन इंडिया इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो बेटे 50% से ज्यादा लोग कहाँ लगे हुए हैं? एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। सो वी कैन से दैट एग्रीकल्चर इज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर द पीपल इन इंडिया। तो हम कह सकते हैं ना बेटे गुजारा चलाने के लिए बेसिकली हमारा जो एग्रीकल्चर है वो एक मुख्य स्रोत है। देखो बेटे आपने पढ़ा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 72.7% पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन एट प्रेजेंट अबव 50% कि 50% से ज्यादा लोगों को रोजगार कहाँ से मिलता है बच्चों? एग्रीकल्चर। दिस आल्सो शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर अवर इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट वन, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है? प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल। किसको प्रोवाइड करता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। शुगर केन प्रोवाइड करता है, शुगर इंडस्ट्रीज को। ऑयल सीड्स प्रोवाइड करता है बेसिकली ऑयल मेकिंग इंडस्ट्रीज को। एज ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ प्रिंसिपल सिग्निफिकेंस, is of primary significance for the growth of the industrial sector in the economy। देखो बेटे रॉ मटेरियल का मेन सप्लायर कौन? एग्रीकल्चर सेक्टर है। सो वी कैन से दैट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ डिमांड
फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बेटे हम लोग ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, मशीनों का यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं। नो डाउट बेसिकली और भी बहुत सारी मशीनें हैं जिनका हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ करते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, पर्टिकुलरली कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की डिमांड बेटे कौन करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। बेसिकली जो हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स है इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा बनाए जाते हैं, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, मशीन्स विच आर डिमांडेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो द प्रोस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर also leads to the prosperity of industrial sector because agriculture sector demand for the industrial goods. Next one is contribution to international trade. Agriculture sector makes a significant contribution to the international trade. देखो बेटे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है एक महत्वपूर्ण योगदान देता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। Thus in 2018-19 the share of agriculture sector in total exports of the country stood at 11.76%। इसका मतलब क्या है? 2018-19 के अंदर हमारे टोटल एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है स्टूडेंट? 11.76% है। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है बच्चों? इंडिया एक्सपोर्ट टी, जूट, कैश्यू नट्स, तंबाकू, कॉफी एंड स्पाइसेस। एक्सपोर्ट्स आर द सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नो डाउट बेटे अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करती है तो बदले में हमें क्या मिलती है बच्चों? फॉरेन एक्सचेंज मिलती है। एंड दीज फॉरेन एक्सचेंज आर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ our Indian economy. Thus, with the help of foreign exchange, we can import advanced technology as well as defense goods for the organization, for defense goods for the economy. Next point is contribution to the domestic trade. कंट्रीब्यूशन डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब क्या है कि घरेलू व्यापार में भी एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है? कंट्रीब्यूशन करता है। एग्रीकल्चर आल्सो प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्रीज डोमेस्टिक ट्रेड। यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि हमारा जो कृषि है बेसिकली वो क्या करता है? डोमेस्टिक ट्रेड यानी कि घरेलू व्यापार में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज बोर्न आउट द फैक्ट दैट ह्यूज एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज इनकरेज ऑन द परचेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स नीडेड बाय मोर देन ए बिलियन पीपल इन द कंट्री। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है बेटे? बहुत ज्यादा जो खर्च है बेसिकली फार्म प्रोडक्ट्स को खरीदने में किया जाता है जिसकी रिक्वायरमेंट लाखों करोड़ों लोगों को पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारे घरेलू व्यापार में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे बेटे फार्म प्रोडक्ट्स का यूज हम लोग कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? जैसे वेजिटेबल्स का यूज, फ्रूट्स का यूज करके जैम बना सकते हैं, वेजिटेबल्स का यूज करके सूप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटे इसी तरह से इनकी डिमांड बहुत सारे लोगों के द्वारा की जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ना कि एग्रीकल्चर आल्सो मेक कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड। नेक्स्ट वन एक्सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हम लोग बात करते हैं। देखो बेटे वी कैन से दैट एग्रीकल्चर प्रोवाइड लाइफलाइन टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। हमारे बेसिकली जो यातायात के साधन हैं जिसमें बेटा रोडवेज आ गया, रेलवेज आ गया, उनके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? लाइफलाइन है। क्योंकि बेटे एग्रीकल्चर के द्वारा रोडवेज का और बेसिकली रेलवेज का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब देखो इसमें एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑफर्स ए क्रूशियल सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। बोथ रेलवे एंड रोडवेज आर द बुल कैरियर ऑफ फार्म प्रोडक्ट। फार्म प्रोडक्ट्स को ढोने के लिए बेटे रेलवे और रोडवेज सबसे बेटर साधन है, सबसे बहुत बढ़िया यातायात के साधन। इम्प्लाइंग दैट एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अधिक मात्रा में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की क्या करता है? डिमांड करता है। सो वी कैन से दैट एग्रीकल्चर सेक्टर आल्सो द लाइफलाइन फॉर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। नेक्स्ट वन वेल्थ ऑफ द नेशन। हियर वेल्थ ऑफ द नेशन मीन्स ए सिग्निफिकेंट, वेल्थ ऑफ द नेशन का मतलब बच्चों यहाँ पर है राष्ट्र का धन। ए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ कंट्रीज वेल्थ बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखो बेटे इसके कहने का अर्थ क्या है कि हमारे देश की बहुत अधिक जो धन संपदा है वो कहाँ लगी हुई है? एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है। मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आर आल्सो implemented in agriculture. More and more money are also invested in a minor or major irrigation projects. In terms of fixed assets, लैंड ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट रैंक इन इंडिया। अगर हम बात करते हैं बेटे तो बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक हमारी जो जमीन है वो बेसिकली किसके अंतर्गत है? कृषि के अंतर्गत है। अगर हम उसकी अधिकतर अब जो बेसिकली हमारे एडवांस कंट्रीज है उनसे कंपैरिजन करते हैं
और बहुत सारे कैपिटल वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज और करोड़ों रुपए की लागत हमारी बेटा हमारे छोटे छोटे और बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं के अंतर्गत लगी है। सो वी कैन से दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज द वेल्थ ऑफ ए नेशन। Besides, agriculture in India is significant both in the production of farm product as well as the demand for non-farm product. Agriculture एक important role play करता है, ठीक है ना। एनी स्लो डाउन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, अगर मान लो बेटे किसी भी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में स्लो डाउन आता है एंड दिस विल आल्सो लीड्स टू स्लो डाउन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। कॉन्सिक्वेंटली जीडीपी ग्रोथ रेट इज सेवरली इम्पैक्टेड। इसके कारण बेटे हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब देखिए बेटे फर्स्ट वन, लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादकता में कमी। इट मीन्स उत्पादकता का कम होना। प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ ए लैंड। प्रोडक्टिविटी का अर्थ क्या है, एक हेक्टेयर जमीन पर जितना उत्पादन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। इन इंडिया इट इज एक्सट्रीमली लो कंपेयर टू द एडवांस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम बात करते हैं भारत की अन्य जितने भी एडवांस कंट्रीज है उनसे कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया के अंदर प्रोडक्टिविटी काफी कम है। हियर आर सम ऑब्जर्वेशंस अबाउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब देखिए बेटे आपको यहाँ पर इस टेबल के अंदर कंपैरेटिव लुक दे रखी है। इंडिया, हम राइस की बात करते हैं, इंडिया के अंदर 3.6 है प्रोडक्टिविटी लैंड की, चाइना के अंदर 6.8 है, वियतनाम के अंदर 5.8 है, अगर वर्ल्ड एवरेज निकालते हैं तो 4.5 है। ऐसे ही बच्चों अगर हम वीट की बात करते हैं तो वीट के मामले में भी इंडिया की प्रोडक्टिविटी 3.1 है, जबकि चाइना की लगभग कितनी है, डबल है, 6.5 है। यूके की 9.0। अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो हम लोग स्टूडेंट कितनी है, 3.3 है। तो इसका कहने का मतलब क्या है बेटे कि इंडिया के अंदर प्रोडक्टिविटी का लेवल क्या है, काफी लो। प्रोडक्टिविटी इज अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस। अगर बेटे हमारे देश की जो प्रोडक्टिविटी काफी कम है ये किसको शो करती है, बैकवर्डनेस को शो करती है। सिंस एग्रीकल्चर सेक्टर generates demand for the industrial sector, backwardness of agriculture sector implies low growth of इंडस्ट्री। अब देखो बेटे एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए डिमांड्स को जनरेट करता है। अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड रहेगा तो नो डाउट हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी ग्रोथ रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा ना बेटे इससे पहले भी पढ़ा है आपने कि बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है, इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड करता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड रहेगा, डिमांड नहीं करेगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। अनदर नेक्स्ट पॉइंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं बेटे। इसका अर्थ होता है छिपी हुई बेरोजगारी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। It occurs when the number of persons engaged on a piece of land is much higher than what is actually needed. देखो बेटे इसका अर्थ क्या होता है, when the number of person engaged on a piece of land, एक जमीन के टुकड़े पर जितने लोग काम कर रहे हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट से क्या है, कई ज्यादा है। सो अपेरेंटली ऑल आर एम्प्लॉयड, देखने में क्या लग रहे हैं कि सभी के सभी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बट इन रियलिटी मैनी आर अनएम्प्लॉयड, और लेकिन अगर वास्तविकता की बात करें तो उनमें से कुछ क्या हैं, बेरोजगार हैं। इवन वन सम आर विड्रॉन, अगर उनमें से कुछ व्यक्तियों को काम से निकाल दिया जाए, टोटल आउटपुट will remain the same. It means you can say that total output will not fall. इसका मतलब ये है बच्चों, मान लो बेटे 1 हेक्टेयर जमीन पर 2 लोगों के काम करने की जरूरत है, लेकिन एक्चुअल में 5 लोग काम कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, कि अगर 3 को काम से निकाल दिया जाएगा तो प्रोडक्शन में, टोटल आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। दिस रिफ्लेक्ट्स बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेटे हमारे एग्रीकल्चर की एक मुख्य विशेषता है, और इसी के कारण बेटे हमारे इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्ड और पिछड़ेपन और एग्रीकल्चर सेक्टर में निर्धनता बनी रहती है। अनदर पॉइंट इज डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। हमारे भारत के अंदर बेटे बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर करता है। अकॉर्डिंगली क्रॉप प्रोडक्शन इज हाईली अनसर्टेन। जो बेसिकली फसलों का उत्पादन है वो काफी अनिश्चित है। गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप, बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप। अब देखो बेटे अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, अगर वर्षा अच्छी नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। वॉलेटाइल फार्म आउटपुट लीड्स टू वॉलेटाइल फार्म इनकम। अब देखो बेटे हमारे जो फार्म आउटपुट में इतनी ज्यादा अनिश्चितता है तो इसके कारण किसानों की इनकम में भी क्या रहती है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है। कॉन्सिक्वेंटली ग्रोथ प्रोसेस फेल्स टू बी स्टेबल। इसलिए बेटे जो हमारी विकास की प्रक्रिया है वो स्टेबल नहीं होती है। और बेटे एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं, जस्ट 45% ऑफ एरिया under the irrigation facilities, at least 55% of area
area has no irrigation facilities and dependent on rainfall. Next one is सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग का अर्थ बच्चों यहाँ पर क्या है? फार्मिंग इन इंडिया इज सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड. सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड का मतलब क्या है बच्चों कि बेसिकली जो हमारी खेती है वो क्या है? जीवन निर्वाह है, जीवन निर्वाह प्रेरक खेती है. इट मीन्स दैट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर इज टू सिक्योर सब्सिस्टेंस फॉर हिज फैमिली एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट. यानी कि किसान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? बेसिकली सब्सिस्टेंस फार्मिंग करना है, यानी कि अपनी और अपनी फैमिली को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है और नो डाउट अपना गुजारा करना है, ना कि प्रॉफिट कमाना है. इट इम्प्लाइज दैट फार्मिंग इन इंडिया इज नॉट मच कमर्शियल इन नेचर. इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि बेटे जो हमारे देश के अंदर कृषि की जाती है वो वाणिज्यिक कृषि नहीं है, कमर्शियल नेचर की नहीं है. सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर फेज टू जनरेट सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट. अब देखो बेटे हमारी जो खेती है जीवन निर्वाह खेती है. बिकॉज इन दिस सब्सिस्टेंस फार्मिंग द फार्मर थिंक ओनली एंड ओनली द फूड सिक्योरिटी फॉर हिज फैमिली, सो दैट सरप्लस ही फेल्स टू जनरेट सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट. इसलिए बेटे वो इन्वेस्टमेंट के लिए सरप्लस जनरेट नहीं कर पाता और एग्रीकल्चर सेक्टर क्या रहता है? स्टेगनेंट रहता है, गतिहीन रहता है, उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होती है. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, मॉडर्न इनपुट्स. मॉडर्न इनपुट्स का यहाँ पर लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट. मॉडर्न इनपुट लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स आर नॉट यूजुअली यूज्ड. इसका मतलब क्या है बेटे? जितने भी मॉडर्न इनपुट हैं जैसे केमिकल हो गए, रासायनिक खाद हो गए, उर्वरक हो गए, इनका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं. इट इज बिकॉज बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इंडिया इज एक्सट्रीमली पुअर. बेटे इसको यूज ना करने का एक मेन कारण ये भी है क्योंकि हमारे देश में जितने भी फार्मर्स हैं बहुत अधिक संख्या में उनमें से फार्मर्स क्या हैं? काफी गरीब हैं, पुअर हैं. लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट, उनके पास बच्चों मॉडर्न इनपुट्स नहीं है, इसलिए प्रोडक्टिविटी क्या रहती है? काफी कम रहती है. देयरफॉर बैकवर्डनेस, इसलिए क्या बनी रहती है? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर बेसिकली पिछड़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पिछड़ेपन की स्थिति बनी रहती है. बिकॉज बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया आर एक्सट्रीमली पुअर. नेक्स्ट वन, स्मॉल होल्डिंग. स्मॉल होल्डिंग्स क्या होता है? स्मॉल होल्डिंग्स मीन्स और ए स्मॉल साइज ऑफ फार्मर्स लैंड अंडर कल्टीवेशन. कृषि के अंतर्गत अगर किसान के पास बेटे जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है तो हम इसको क्या कहते हैं? स्मॉल होल्डिंग. स्मॉल होल्डिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. हमारी भारतीय कृषि की एक मुख्य विशेषता क्या है? जोतों के आकार का बहुत छोटा होना. जोत का मतलब क्या होता है बेटे? ए पीस ऑफ लैंड विच इज टू बी कल्टिवेटेड. जमीन का वह टुकड़ा जिस पर खेती करनी है. लेकिन बेटे हमारे इंडिया के अंदर जो बेसिकली होल्डिंग्स है उनका साइज काफी स्मॉल होता है. स्मॉल होल्डिंग्स आर ए हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन 2 वेज. अब देखो बेटे जो जमीन का छोटा टुकड़ा है, जोतों का छोटा आकार है, वो कहीं ना कहीं 2 तरह से समस्याएं पैदा करता है. फर्स्ट वन, मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग. मैकेनाइजेशन क्या होता है बच्चों? यूज ऑफ मशीन्स. अगर आपके पास बेटे 5 एकड़ जमीन है तो आप मशीन का यूज कर सकते हैं. लेकिन जब आपके पास 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है तो आप वहां पर मैकेनाइजेशन नहीं कर सकते, तो आप मशीनों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है आपके लिए. सेकेंड वन, मार्जिनल फार्मिंग कंटिन्यूज टू व्यू फार्मिंग एज ए सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस रेदर देन एंटरप्राइज फॉर प्रॉफिट. जो मार्जिनल फार्मिंग है बेटे वो सिर्फ क्या बनी रहेगी? सब्सिस्टेंस के लिए बनी रहेगी, गुजारा चलाने के लिए बनी रहेगी, ना कि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए. जितने भी फार्मर्स हैं बेटे वो सिर्फ अपने गुजारा चलाने के बारे में सोचते हैं, ना कि किसी भी तरह से एग्रीकल्चर में कोई डेवलपमेंट करने के बारे में सोचते हैं, और ना ही वो एंटरप्रेन्योर की तरह प्रॉफिट को अर्न करने के बारे में. नेक्स्ट वन इज लैंडलॉर्ड टीनेंट कॉन्फ्लिक्ट. लैंडलॉर्ड टीनेंट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? लैंडलॉर्ड होता है जमींदार, टीनेंट होते हैं बेटे जो किराए पर जमीन लेकर खेती करते हैं. कॉन्फ्लिक्ट होता है संघर्ष, यानी कि जमींदारों और भूमि जोतने के बीच वालों के बीच में संघर्ष का बना होना. ह्यूज एरियाज आर कल्टिवेटेड बाय द टीनेंट्स हु आर नॉट ओनर ऑफ द सेल. इसका मतलब क्या है बेटे? ज्यादा से ज्यादा जो जमीन का हिस्सा है बेसिकली उस पर खेती कौन करता है? टीनेंट्स करते हैं, जो कि जमीन के वास्तविक मालिक नहीं है. वो सिर्फ क्या है बच्चों? टीनेंट्स हैं, किराएदार हैं. बट द बल्क ऑफ द रेवेन्यू इज अप्रोप्रिएटेड बाय द ओनर्स. लेकिन उस जमीन से मिलने वाली जितनी भी इनकम है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लैंडलॉर्ड्स को मिलता है. टीनेंट्स ऑफन गेट द बेयर मिनिमम. किराएदारों को बहुत ही कम, केवल गुजारे लायक ही मिलता है.
लिटिल और नो सरप्लस इज लेफ्ट विद द टेनेंट्स फॉर री इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या है बेटे, उनके पास री इन्वेस्टमेंट यानी कि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए री इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही कम बच पाता है, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर क्या रहता है स्टूडेंट, स्टेगनेंट रहता है। आपने पहले भी पढ़ा था बेटे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो जमींदार हैं वो क्या करते हैं, किसानों को एक्सप्लॉइट करते हैं। दे शेयर द आउटपुट बट दे डू नॉट वांट टू शेयर द कॉस्ट ऑफ आउटपुट। वो प्रोडक्शन में से तो हिस्सा लेना चाहते हैं लेकिन किसी भी तरह से प्रोडक्शन की कॉस्ट को बियर नहीं करना चाहते हैं। इसी तरह बेटे वो किसानों को हर तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। किसी भी तरह से लैंड रिफॉर्म्स के लिए, एग्रीकल्चर में सुधार करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो इसके कारण बेटे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में संघर्ष बना रहता है। नेक्स्ट वन, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, परंपरागत तकनीकें। बिकॉज बल्क ऑफ द फार्म्स इन इंडिया स्मॉल इन साइज। हमारे यहाँ पर बेटे जितने भी फार्मिंग सेक्टर के अंदर फार्म्स हैं उनका साइज छोटा है। जितने भी फार्मिंग पॉपुलेशन के अंदर किसान हैं, अधिकतर किसान क्या हैं, काफी निर्धन हैं। एंड द यूज ऑफ परमिटिव टेक्नोलॉजी बिकम्स इनवाइटेबल। इसका मतलब क्या, इसलिए बेटा जो परंपरागत तकनीक है उसको यूज करना काफी हद तक उनके लिए इनवाइटेबल कह सकते हो आप, कंपल्शन भी कह सकते हो, मजबूरी बन जाता है। क्योंकि बेटे हमारी जो फार्म्स हैं उनका साइज काफी कम है और बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन आर एक्सट्रीमली पुअर। और बेटा जो हमारे फार्मर्स हैं वो बहुत ज्यादा निर्धन है, तो इसलिए परंपरागत तकनीक को यूज करना कहीं ना कहीं उनके लिए मजबूरी बन जाता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ इंस्टांसेस वेयर बुल्स प्लग द फील्ड्स रेदर देन द ट्रैक्टर्स। आप बेटे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हैं, हम लोग मूवीज में भी देखते हैं ना कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहां पर वो ट्रैक्टर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, वो किसका यूज कर रहे हैं, बैलों के जोड़े का यूज कर रहे हैं, बैल का यूज कर रहे हैं खेती करने के लिए, ठीक है ना। बिकॉज दे हैव नो मॉडर्न सोर्सेज फॉर द एग्रीकल्चर। उनके पास मॉडर्न तरीके से खेती करने के लिए सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। वी फाइंड रिलायंस ऑफ कल्टीवेटर्स ऑन कैटल पावर। तो हम बेटे ऐसे बेसिकली हमें कल्टीवेशन करने के लिए कल्टीवेटर्स को कैटल पावर यानी कि पशु शक्ति और मानव शक्ति पर भरोसे रहना पड़ता है, रेदर देन द मॉडर्न इक्विपमेंट। उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर मशीन्स, सो प्रोडक्टिविटी रिमेन्स द लो। इसलिए जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या रहती है, काफी कम रहती है। दीज फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर लेड टू एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। ये सारी फीचर्स हैं, क्या कंक्लूजन निकालती हैं, दैट इंडियन एग्रीकल्चर इज एक्सट्रीमली बैकवर्ड। हमारा इंडियन एग्रीकल्चर क्या है, पिछड़ा हुआ है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज सो सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इन द इंडियन इकोनॉमी। इसके बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। बिकॉज ए सिग्निफिकेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज एक्सट्रीमली बैकवर्ड। अब इसके बावजूद भी, इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी हमारा ये सेक्टर क्या है, काफी बैकवर्ड है। द इकोनॉमी एज ए होल कंटिन्यू टू बैटल बैकवर्डनेस। इसलिए बेटे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को बैकवर्डनेस का सामना करना पड़ता है, उसके साथ लगातार बैटल करनी पड़ती है, लगातार उसके साथ संघर्ष करना पड़ता है। बेटे मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बेटे 2 ही टॉपिक कराए हैं आपको। एक तो फर्स्ट मैंने कराया आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन अवर इंडियन इकोनॉमी, एंड सेकेंड वन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर द एग्रीकल्चर सेक्टर। स्टूडेंट इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अच्छे ढंग से इसको प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको कोई किसी भी तरह से कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है टॉपिक को रीड करने में, समझने में, देन यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।